आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर जसपुर से। इस वक्त की बड़ी खास खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के नगर जनपद ऊधम सिंह नगर से जसपुर नगर से सामने आ रही, जहां पर सुरक्षा की दृष्टिगत एवं होने वाली पशुधन हानियों को रोकने के लिए देश भर में चलाई जा रही मुहिम के अनुपालन में आज जसपुर नगर में भी सगत गुरु संत महाराज के नेतृत्व में उनके द्वारा चलाई जा रही मुनिरंदन और साथी धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत सदगुरु संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा माता काली मंदिर, गांधी पार्क सहित नगर के अनेक स्थानों पर और साथ ही आवारा फिरने वाले गौवंश पशुओं को लेकर बामुश्किल से उनके गले में रेडियम रिफ्लेक्टेड और कलर और साथ ही बेल्ट पहनाई गई है, कॉलर बेल्ट। आपको बता दें, वहीं इस संबंध में अनुयायियों द्वारा मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य देश भर में हो रही पशुधन हानि को रोकना है। यह मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही है और इस मुहिम के अंतर्गत गौवंश पशुओं को गलों में रेडियम मुक्त कॉलर बेल्ट पहनाई जा रही है। इस कॉलर बेल्ट की विशेषता यह है कि कोहरे एवं अंधेरे में घूमने वाले पशुओं के गले में बांधी यह बेल्ट जब वाहनों की लाइट पड़ती है तो रेडियम लाइट में लाइट की तरह जलती है, जिससे आने वाले ड्राइवर को पता चल जाता है कि यहाँ पशु जा रहा है और वह अपने वाहनों को कंट्रोल कर सावधानी पूर्वक पशुओं से बचाकर ले जाते हैं और पशु हानि होने से बच जाती है। अब तक करीब 20 गौवंश पशुओं को यह बेल्ट पहना चुके हैं और साथ ही यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। रामपाल महाराज जी का एक ट्रस्ट है, मुनेंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये ट्रस्ट के कुछ सम्मानित सदस्य यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख रहे हो आज 25 नवंबर है और नवंबर से अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, तो कोहरे में पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। वो कोहरे में दिखाई नहीं देते। दूसरी बात, रात में भी वो नहीं दिखाई देते। तो ट्रस्ट के माध्यम से सभी पशुओं के गले में रिफ्लेक्टिंग बेल्ट लगाई जा रही है। जैसी लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करके उनको उनकी जानकारी देगा कि वो कहाँ मौजूद है। और ये पशुओं के लिए चलाया जा रहा बहुत ही अच्छा कदम है। आज ये जो चलाया जा रहा है कार्यक्रम, ये स्वागत मंडप के ठीक साइड में यहाँ पे पशु इकट्ठे होते हैं, कुछ काफ़ी मात्रा में 16-17 पशु यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। तो और दूसरी बात, यहाँ पे एक चौराहा भी है जो ट्रैफिक से ओवरलोड रहता है हर समय पे, तो यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल राइट लोकेशन है ये काम करने के लिए और मैं ट्रस्ट को और संत रामपाल महाराज जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके द्वारा चलाया जा रहा है ये जो कार्यक्रम है बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम है। इसके अलावा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने साफ़ सफाई का भी जो है एक कार्यक्रम करने की जो है मंशा जाहिर की है, जिसमें मैं भी स्वयं भी शामिल रहूँगा उस कार्यक्रम में। तो स्वच्छता से पहले जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बेल्ट लगाई जा रही है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और आगे जो कार्यक्रम करेगा ट्रस्ट, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो मैं ट्रस्ट से तो संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मैंने जानकारी ली है अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरी एकेडमी है, जानकारी ली है। 15 से 20 पशुओं को ये लगा चुके हैं आज जसपुर में और ये जो लोकेशन है स्वागत मंडप के ठीक बगल में है। जसपुर में जानकारी जैसी मिल रही है मेरे को, तो ये आपका बलदेव स्कूल के पास लगा चुके हैं और गांधी पार्क के पास लगा चुके हैं और ये गांधी काली माता मंदिर पर लगा चुके हैं और ये जो चौथी लोकेशन इन्होंने दी है यहाँ ये मेरे सामने ही लगा रहे हैं। और जानवरों के साथ में ये काम करने में रिस्क भी है, क्योंकि जो मेल होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है, तो उस पर जा कर के गले में बेल्ट बांधना, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ और ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने ये पहल स्टार्ट की है। इसमें देखा गया था कि बहुत से पशु जो है दुर्घटना में घायल हो जाते हैं और जनहानि भी हो जाती है। उसकी वजह से ये जो है दुर्घटनाएं ना घटें, क्योंकि पशु का रंग काला होता है और रात्रि में वो पशु जो है कॉलर बेल्ट ना होने की वजह से ड्राइवर को नहीं दिख पाता है, उससे जनहानि होती है। इस वजह से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की आदेशानुसार पूरे भारत में गोवंश को ये कॉलर बेल्ट, रेडियम रिफ्लेक्टेड कॉलर बेल्ट पहनाई गई है और यह कार्य जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, खटीमा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में चल रहा है और जोरों शोरों पर सेवा चल रही है, ताकि गोधन को जो है सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की उनकी जान हानि ना हो। ये ट्रस्ट के माध्यम से जो है बहुत पहले से चल रहा है, भारत के सभी राज्यों में चल रहा है
और अब उत्तराखंड में भी इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि जितने भी आवारा पशु हैं और जो सड़कों पर, गलियों में और हाईवे पर विचरण करते हैं, उनके गले में रिफ्लेक्टेड कॉलर बेल्ट पहनाई जाए ताकि जो है दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। ये बहुत एक अच्छा प्रयास हमारे द्वारा गुरुजी के आदेश अनुसार किया जा रहा है। सर, ये रात को जो है जैसे पशु जाएगा और लाइट के सामने आएगा तो ये इसमें रेडियम लगा हुआ है और रेडियम से जो है पूरी बेल्ट जो है एक लाइट की तरह जलेगी ताकि ड्राइवर जो है सजग हो जाए और अपने वाहन को कंट्रोल कर ले और पशु को बचा ले, पशु की जान हानि ना हो। मैं नौबहार दास हूँ और मैं जसपुर का ही निवासी हूँ और यहाँ पर जो मेरे आसपास में है ये सब संत रामपाल जी के शिष्यगण हैं और गुरुजी के आदेश अनुसार ये सेवा चल रही है। जनपद ऊधम सिंह नगर से अगली खबर है, जहां पर आहरी और साथ ही आपको बता दें बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक बार फिर दिखाई दिया तेज रफ्तार का कहर। आपको बता दें काशीपुर जसपुर मार्ग कलियावाला मोड़ के सामने, जहां काशीपुर की ओर से तेज गति से काशीपुर डिपो की रोडवेज बस व सामने से आ रही मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। अनियंत्रित बस मोटरसाइकिल को काफी दूर तक घसीटते हुए कई कदमों की दूरी पर जाने करके वहां पर रुकने लगी, लेकिन गनीमत यह रही कि बाइक सवार टक्कर लगते ही दूर गिरा और साथ ही मामूली चोटें आई हैं। इस घटना में यह एक बार फिर बड़ी पुरानी कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है कि जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। और घटना को देख कोई भी नहीं कह पा रहा है कि बाइक बस भिड़ंत में बाइक सवार बच गया है। यह तो एक अचंभा और साथ ही अचरज की बात है। इतनी भयंकर भिड़ंत में भी बाइक सवार को मामूली चोटें आई हैं। कुदरत का बड़ा खेल चर्चाएं आम थी और साथ ही घटना में घायल जसपुर चिकित्सालय उसे लाया गया है। चिकित्सकों ने उपचार के बाद घर भेज दिया है। बताया कि 22 वर्षीय युवक राहगीरों ने उसे बचाया है और साथ ही घायल युवक कुंवरपाल पुत्र हरिपाल निवासी ग्राम वीरपुर निवासी अपने बाइक प्लेटिना से शायद काशीपुर की ओर जा रहा था। काशीपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही काशीपुर डिपो की रोडवेज बस UK 04PA 1703 जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना के बाद सड़क पर भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने तुरंत घायल को जसपुर के सरकारी चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां पर चिकित्सालयों ने घायल को युवक को उपचार के बाद घर भेज दिया है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल व बस वाहन को अपने कब्जे में लेकर सड़क पर लगे जाम को खुलवाकर और वहां पर मार्ग को सुचारू कराया है। घटना कल देर साय की बताई जा रही। शक्ति फार्म को मिला बड़ा तोहफा। टैगोर मंदिर प्रांगण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ऐतिहासिक घोषणा पर अभूतपूर्व आभार सभा। आपको बता दें जैन सालाब ने रचा नया रिकॉर्ड। आपको बता दें सितारगंज की खबर है, जहां तहसील क्षेत्र के शक्ति फार्म टैगोर मंदिर प्रांगण आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात मिलने की घोषणा पर आयोजित भव्य आभार सभा में उत्साह और उमंग का ऐसा अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला कि पूरा प्रांगण जैन सालाब में तब्दील हो गया और साथ ही वर्षों से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की प्रतीक्षा कर रहे स्थानीय लोगों ने यह घोषणा की आशा एक नई किरण उनके लिए लेकर आई है। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रति भारी जनसमूह ने जोरदार तालियां और नारों के बीच उनका आभार व्यक्त किया है। और साथ ही इस अवसर पर वहां पर जिला अध्यक्ष कमल कुमार जिंदल, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह, मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल सहित सभी मंडल अधिकारी, सम्मानित जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना शक्ति फार्म के विकास को एक नई उड़ान देगी। मंच से उठी भावनाओं, जनता के उत्साह, सहयोग और स्नेह ने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया, जबकि उपस्थित लोगों ने विश्वास जताया और यह स्वास्थ्य केंद्र न सिर्फ क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा को बेहतर और मजबूत करेगा, बल्कि शक्ति फार्म को विकास की नई राह पर ले जाने वाला मील का पत्थर साबित होगा। को हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय को सम्मान दे सकूं और मुझे खुशी होती है कि आज 15 साल के बाद भी जब परिवार आपके बीच में खड़ा है तो कोई आज भी मुझको मंत्री या विधायक के रूप में नहीं, मुझे भाई के रूप में कहकर आज यहाँ पर मुझे लोग बुलाते हैं, मुझे आज अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। और यही हम यहाँ पर कायम करने आए थे, एक विश्वास, एक अटूट विश्वास कि अगर बहुगुणा परिवार सितारगंज में है तो सितारगंज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और माननीय मोदी जी का नेतृत्व अगर इस देश में है तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपसे
कुछ बातें जरूर कहूंगा। आज हमारे शक्ति फार्म और कल्याणपुर और हमारे सिसोना और हमारे मजरा और हमारे नुगलिया, बहुत सारे क्षेत्र में नाम लेने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। इधर हमारे सरकड़ा से लेके शांतिपुरी तक का क्षेत्र है, हमारे गौरी खेड़ा है, हमारा पिंडारी है, यहाँ पे कहाँ से हमारे लोग आए हैं। मैं हाथ उठा के बात बोलना, और सारे कैमरा वालों से मेरा निवेदन है कि जरा पब्लिक की तरफ कैमरे को जरूर करिएगा। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं कमल जिंदल जी, यहाँ के विधायक, मंत्री और मेरे पुत्र सौरभ जी, गंगवार जी, लखा सिंह जी, सम्मानित मंत्री। जब मैं यहाँ आपके बीच में आता हूँ तो जब फोन खराब होता है तो क्या करते हो? चार्जिंग में लगाते हो ना, ताकि फोन चार्ज हो जाए। तो आप चार्जर हो जो हम लोग के मोबाइल को चार्ज रखे हुए। अगर आज बहुगुणा का सम्मान है, अगर आज सौरभ का सम्मान है, तो उसके कारण ही कि आप प्रेम देते हो, जो साथ देते हो, उससे आज हमारा सम्मान है। आपकी सेवा करना, आपको आगे ले जाना, ये हमारा धर्म है। जब मैं यहाँ आया था चुनाव लड़ने 2012 में, उसके पहले मित्तल जी मुझे ही नहीं पता था कि सितारगंज कहाँ है। खाली जेल है ये जानते थे कि सितारगंज में जेल है। और आज लोग लड़ते हैं मुझसे जब मैं आता हूँ देहरादून कि बहुगुणा जी आपने सितारगंज के लिए इतना कर दिया, अगल बगल के क्षेत्रों के लिए करो। मैंने कहा मैं कर देता अगर हरीश रावत साजिश करके मुझे ना हटवा देता। साथियों, इस देश में क्या विश्व में आज नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। आज हमारा सम्मान, गर्व से आज हम घूमते हैं, गर्व से हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो बहुत हुए इस देश में, लेकिन जो प्यार उत्तराखंड के लिए नरेंद्र मोदी ने दिखाया वो अतुल्य है। किसी ने आज तक इतना नहीं किया कि आते हैं विकास के लिए, कोई कमी नहीं देते हैं। और कल 12 बजे मेरी उनसे मुलाकात है, तो मैं जाके उनसे कहूंगा कि जितने मेरे शक्ति फार्म के साथी हैं सबने आपको शुभकामनाएं भेजी है। कहूंगा ना, सब मोदी जी को शुभकामनाएं दें। मोदी जी की जय हो, मोदी जी की। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य और राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के निधन पर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आज नैनीताल क्लब में शोक सभा की। आपको बता दें, पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने बताया कि स्वर्गीय दिवाकर भट्ट का स्वर्गवास 25 नवंबर को हुआ है। उत्तराखंड व पहाड़ की सरोकार को लेकर संघर्षों का सूत्रपात किया और साथ ही 1989 में उत्तराखंड क्रांति दल बना। उसके संस्थापक सदस्य के रूप में तमाम आंदोलन हुए और उसमें उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया है। पूरे प्रदेश में आज शोक सभा की जा रही है, जिसमें आज विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग यहां पर आए हैं और दिवाकर भट्ट की जीवन से अवगत कराया गया है उन्हें। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश में गन्ना खरीद मूल्य बढ़ाए जाने को भाजपा किसान हित में सरकार का बड़ा कदम बता रही है। हरिद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और अन्य भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय से किसान काफी खुश है। और साथ ही राज्य अतिथि गृह जाम कोठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे भाजपा नेताओं का कहना है कि लंबे समय से किसानों की गन्ना समर्थन मूल्य बनाए जाने की मांग चल रही थी, बढ़ाए जाने की, और साथ ही मुख्यमंत्री फैसला लेते हुए गन्ने का खरीद मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इससे किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि किसान इस फैसले से इतना खुश हैं कि जल्द मुख्यमंत्री और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा का एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी ने गन्ना का रेट तय किया है 405 रुपए। उस रेट को लेकर जो रेट की बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको लेकर गन्ना किसानों में बहुत खुशी की लहर है। बहुत ही एक प्रकार से सम्मान की दृष्टि से इस रेट को हमारे गन्ना किसान देख रहे हैं। तो जो रेट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का बढ़ाया है,
मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हरिद्वार के किसानों की ओर से, गन्ना किसानों की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत जल्दी यह तो हमारे हरिद्वार जनपद के और गन्ना किसान जो हमारे उधम सिंह नगर के हैं या देहरादून के हैं, यह तो उनको सम्मानित करने के लिए देहरादून जाएंगे या फिर उनको हरिद्वार में बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे मंत्री सौरभ जी का एक बहुत बड़ा स्वागत हमारे गन्ना किसान हो। खबर प्रयागराज से है, जहां मांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई। आपको बता दें, एक युवक द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी की जाती है और वही पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति कहीं चले गए जिनका कुछ पता नहीं है और वह पढ़ी लिखी नहीं है। और साथ ही पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि टिकरी मांडा निवासी अजीत कुमार पुत्र बच्चू लाल ने हमें हमारे पति से मिलवाने के लिए शहर इलाहाबाद ले गए थे। वहां ले जाकर हमें एक बंद कमरे में बंद कर चले गए। कुछ समय बाद शराब के नशे में आए और हमारे कपड़े फाड़ दिए और छेड़खानी करने लगे। महिला ने किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की है। महिला का कहना है, हमें पुलिस से हमें डर लगता है और मैं अकेली हूं। महिला का कहना है कि अजीत अभी भी उसे दिन में 10 बार से ज्यादा कॉल कर रहे हैं। वहीं महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है और साथ ही दोषी पाए जाने के बाद उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अजीत हमरे पास फोन करते। अच्छा, क्यों फोन करते हैं अजीत आपके पास? हम एक देरी लगावा कहीं लगावा रहे तो उनके लगे जाके लग गया। अच्छा, तो हम सोचा कि हालचाल पूछे लगे तो हम सोचा कोनो रिश्तेदार होंगे। हाँ, तो हम बताए लगे अपन परेशानी। तो बोले हम आपके आदमी के जानी था। अच्छा, आपके आदमी कहाँ रहते हैं? मतलब हमारा आदमी घर रहत रहे। हाँ, तो काफी दिन हो गया हम उनके देखना पाओ थे वो कहाँ पर हैं। अच्छा, अजीत बोलन हम आपके आदमी के जाने थे इलाहाबाद में हैं। हाँ, उनका ठीक बा है। हाँ, तो बोलन चलो हम दिखाई दे मिलवाई देबे। हाँ, ओकरे बाद गौरी शंकर हमके बुलाएं। कौन बुलाया गौरी शंकर? अजीत। अच्छा, तो जब हम गौरी शंकर आवा तो हमके इलाहाबाद ले आई गए, कहीं चला मिलवाई दे। हमका ठीक है। जब वहाँ गए तो एक कमरे में हमके रखे रहे। कहाँ पे रख देते हैं कमरे में? अरे इलाहाबाद को। इलाहाबाद गई थी आप? किसके साथ? अजीत के साथ। अच्छा, कितने बजे गई थी आप? 6 बजे। और कितना दिन हो गया? अरे आज 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि हम कमरे में रखी क्या। हाँ, और कहीं जाते उनके लिए क्या हो। हाँ, ओकरे बाद गए तो का दारू पियन के का पियन गंधा कर रहे। हाँ, ओकरे बाद आन तो हमसे बाजी गए। हाँ, बाजी गए तो ब्लाउज फाड़ देन हमार। कौन ब्लाउज फाड़ देता है? अजीत। अजीत। हाँ। अच्छा, फिर? ओकरे बाद तो फिर रात भर रहे सांप में। सुबह से 4 बजे बोल लिया हमके मांडा चौराहे उतार दिए। अच्छा, तो आप गई नहीं, पुलिस वगैरह के पास नहीं गई? पुलिस वगैरह के पास तो अब नहीं गए। क्यों नहीं गई आप? हमारे पुलिस दरोगा के लगे जाए पे अकेला औरत की जात में हमका डर लगा था। तो आप मीडिया का सहारा ले रही हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको प्रशासन के पास लिखित तहरीर देना चाहिए था ना। पढ़े लिखे तो है ना, तो कहाँ से हम। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? ये चोरी चक्कू का धार निकाला था, निकल नहीं समझ नहीं है। तो जो आप अजीत के ऊपर आरोप लगा रही हैं, क्या सही में ऐसा अजीत आपके साथ किए हैं, घटना हुई है कि झूठ बोल रही हैं आप? झूठ तो नहीं बोल रही हैं किसी को बदनाम करने के लिए? छेड़खानी किए हैं कि आपके साथ गलत काम भी किए हैं? नहीं, छेड़खानी के रहे, कपड़ा सपड़ा फाड़ के। हाँ। ओकरे बाद नशे में रहे ना। हाँ। और सोई गए बगल में। अच्छा, बाकी कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है आपके साथ? छेड़खानी हुआ है। हाँ। क्या चाहती हैं आप? अरे ये हम चाहिए था कि हम फैसला करें कि ये सब हमारे साथ में करें। अच्छा, अभी भी फोन आता है? हाँ, अभी भी फोन आता है। कितने बार करते हैं फोन? अरे दिन भर में 10 डेरी फोन करते हैं आपके पास? हाँ। तो आपने इसका सूचना देना चाहिए था पुलिस को पास। हमने बताओ थे, हमने डर लगा था ना। आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो हम किधर भाग जाए। तब क्या चाहती हैं? हमारा फैसला करेंगे। ठीक, क्या घटना हुई है?
खबर बदायूं से है, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र के वगरैन कस्बे में गौरी शंकर इंटर कॉलेज के पास एक अधेड़ व्यक्ति की टैंकर से कुचलकर मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक की पहचान बरेली जिले के आंवला कोतवाली के मनौना निवासी अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल सईद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अब्दुल वाहिद डीजल के टैंकर में सवार होकर अपने गाँव से बगरैन बाजार करने आया था और साथ ही बगरैन पहुंचने के बाद अब्दुल वाहिद टैंकर से नीचे उतरे और पैदल चलने लगे। जिस टैंकर में वे सवार होकर आए थे उसी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के तुरंत बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और साथ ही वहां पर टैंकर को कब्जे में लेकर चौकी पर खड़ा कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि डीजल के टैंकर से कुचलकर अधेड़ की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जा रही है। वाहन चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके भाई के साथ क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ट्रक से बैठे ये टैंकर से उतरे, उसी से दब गए। अच्छा, फिर इन लोगों हमें तो पता चला बाद में, वीडियो देखी तब। ट्रक पकड़ लिया पुलिस ने? हाँ, वहीं खड़ा है टैंकर। अच्छा, जा कहाँ रहे थे ये? तेल लेने वहीं बग रहे हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं ये? मनौना। कोई शिकायती पत्र दिया है पुलिस को? हाँ, ये तो लाए हैं। जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव उलैया के रहने वाले 60 वर्षीय महेंद्र पाल पुत्र भदई 15 नवंबर की शाम को अपनी रिश्तेदारी कस्बा बिलसी से दावत खाकर अपने बेटे मुन्ना सिंह के साथ बाइक द्वारा अपने घर लौटकर वापस आ रहे थे। तभी बिलसी थाना क्षेत्र के बदायूं बिलसी मार्ग पर वैन भट्टे के पास विपरीत दिशा से आ रही किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बाप बेटे को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो साथ ही सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायल बाप बेटे को बदायूं बरेली सैफई उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सैफई मेडिकल कॉलेज से महेंद्र को कल शाम घर भेज दिया गया है, जिनकी आज सुबह घर पर मौत हो गई है। वहीं बेटा मुन्ना सिंह को बरेली में उपचार उसका चल रहा है और साथ ही उधर पुलिस को सूचना दी गई है, तो पुलिस ने महेंद्र पाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये क्या मामला है जो तुम्हारे भाई की मौत हुई है? 15 तारीख को आ रहे थे दावत खा के बाप बेटा, तो एक्सीडेंट रोड पर कोई मार के चला गया। अच्छा, फिर का 1-2 घंटा बाद हमें पता चला जब उठाए हैं। फिर कहाँ ले गए? फिर सरकारी में ले गए, सरकारी के बाद में प्राइवेट में ले गए, फिर सैफई ले गए थे। सैफई वालों ने मना कर दी। अच्छा, घर ले जाओ। फिर घर ले आए, घर रास्ता में आके ख़त्म हो गई। सुबह हुई है मौत? सुबह। अच्छा, क्या नाम था इनका? इनका नाम था महेंद्र पाल। बेटा कहाँ है इनका? बेटा हमारे साथ था, एक बरेली में है हॉस्पिटल में। अच्छा, उसकी सीरियस ज़्यादा है। उसका क्या नाम है? मुन्ना सिंह। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। मचा हड़कंप। आपको बता दें, नगर के लालबाग चौराहे से आंख अस्पताल मार्ग पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई और साथ ही दुकानदारों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। नगर पालिका के साथ तहसील प्रशासन की टीम भी रही मौके पर मौजूद। जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। अतिक्रमण हटाया गया है, क्या कहेंगी, कितना अतिक्रमण भी हटेगा आगे? जो भी अवैध अतिक्रमण है अस्थायी रूप से उसको हम अभी निर्देशानुसार हटा रहे हैं। कहाँ तक की कार्रवाई चल रही है? पूरा शहर में कार्रवाई चल रही है। मैम, आज व्यापारियों को देखा गया, उन्होंने कहा हमको समय नहीं मिला और समय न मिला, आज बताया गया आज ही तोड़ दिया गया। नहीं, ये 1 हफ्ते से पहले से और उससे पहले से भी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स किया गया है और ये जो भी हम हटा रहे हैं वो बस अस्थायी अतिक्रमण है, जो भी स्थायी नहीं है। अस्थायी रूप से जो भी टिन शेड या एडवर्टाइजमेंट आगे करके रखा था उसी को हम हटा रहे हैं। प्रशासन का पीला पंजा आखिर लगातार 15 दिन लगता है सीतापुर चलता रहेगा। प्रशासन जेसीबी का पीला पंजा लगातार चलता रहेगा क्योंकि काफी अतिक्रमण सीतापुर में किया हुआ है। हाँ, जो भी अतिक्रमण है हम उसको देख रहे हैं और जो भी अवैध अतिक्रमण अस्थायी रूप से है वो हम हटा रहे हैं। थैंक यू। इसमें जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें
थाना कोतवाली की फोर्स के साथ साथ सीओसी होने के नाते मैं भी यहाँ पे मतलब अभी ऑन ड्यूटी है और यही कोशिश कर रहे हैं कि जो नगर पालिका और जिला प्रशासन है इनके इस अतिक्रमण मुक्त ड्राइव में हम उनका सहयोग करें। और साथ ही आप देख रहे हो कि 10 दिन पहले जब इनमें जन जागृति अभियान चलाया गया था और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए बार बार कहा जा रहा था, लेकिन नहीं हुआ, तो आज फाइनली इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी कब तक ये कहाँ रखी चलेगा? ये सारे जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ से लेके 150 मीटर तक चारों दिशा में ये अतिक्रमण मुक्त। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक महोदय ने यातायात माह के अंतर्गत जनपद में आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों में गोष्ठियां और जागरूकता रैलियां, पैम्पलेट वितरण, निबंध, चित्रकला, वाद विवाद और क्विज प्रतियोगिता तथा हेलमेट एवं सीट बेल्ट जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं है बल्कि मानव जीवन की रक्षा का संकल्प है। कार्यक्रम का संचालन सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्री अनिल कुमार जग्गा द्वारा किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने विस्तृत रूप से यातायात नियमों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़क पर हर तरह के व्यक्ति की सुरक्षा और उसकी सावधानी और नियमों के पालन पर उसके ऊपर ही निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वाहन दबाव और परिवहन के विस्तार के साथ यातायात अनुशासन आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता एवं भाषण व आकर्षक डांस प्रस्तुति भी की गई है और साथ ही जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा है। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सड़क सुरक्षा संदेश को प्रभावी और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया। आज पुलिस लाइंस में यातायात माह नवंबर का समापन समारोह किया गया था, आयोजित किया गया। इसमें पूरे माह भर में विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, कॉलोनीज, गांव में जाकर यातायात जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिसके क्रम में निबंध कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इसमें कई बच्चों ने और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही नागरिकों ने भी इसमें सहयोग किया। आज समापन समारोह में जिन लोगों ने अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया था उन स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया, साथ ही जो सिटीजन्स थे जिन लोगों ने हेल्प करी इसमें उनको सम्मानित किया गया, साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, प्रवर्तन की कार्रवाई में अच्छा कार्य किया, उनको भी सम्मानित किया गया। ये यातायात माह नवंबर भले ही आज समापन किया गया हो, किंतु यातायात नियमों का हमें हमेशा पालन करते रहना है। पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इसमें लोगों को लगातार जागरूकता का कार्य एवं साथ ही प्रवर्तन का भी कार्य किया जा रहा है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट जरूर लगाएं। एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है, जिससे न केवल हमारे परिवार को, हमारे समाज को, सबको हानि होती है। तो यातायात नियमों का जरूर पालन करें। खबर एटा से है, जहां मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आपको बता दें, आपस में मामूली बातचीत के बाद दोनों पक्षों में अचानक से गहमा गहमी के बाद जमकर हुई मारपीट। घटना की सूचना में पुलिस पहुंची और एक व्यक्ति को लिया हिरासत में, कर रही है पूछताछ। कोतवाली नगर क्षेत्र के ईदगाह के सामने की मोबाइल किंग के सामने की है घटना। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में ऑटो और बस की भिड़ंत से हुआ भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें, शादी में शिरकत करने जा रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से हुए घायल। टेम्पो चालक माटी उर्फ संजू पुत्र मुन्ना सिंह निवासी अब्दुल्लापुर कुंदरकी से रफ्तार कटघर शादी में आ रहे थे और साथ ही रफतपुर अंडरपास से आगे हाईवे मूडा पांडे 0 पॉइंट की ओर पर रोडवेज बस से टक्कर लगने से टेम्पो में सवारियां बैठी थी। टक्कर लगने से 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के 0 पॉइंट दिल्ली लखनऊ हाईवे का मामला।
क्या नाम है आपका? नाम सर EMT सरबजीत सिंह। EMT सरबजीत जी, कौन सी एम्बुलेंस पे तैनात है? क्या नाम? ये नंबर है UB32 4522। एक हादसा हुआ था, कितने एक्सपायरों को आप यहाँ जिला अस्पताल लेके आए थे? यहाँ पर एक्सपायर 5 हो चुके हैं और 2 लोग घायल हैं अभी, उनका कुछ कह नहीं सकते। तो क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी जैसे हमारे पास ये असाइन टाइम हुआ था, हमारे पास 2:45 पर असाइन हुआ। जैसे हमारी केस असाइन हुआ, नोटिफिकेशन बोला, तुरंत हमारी गाड़ी मूव हुई और समय से पहुंची थी। और वहाँ पर जो हमारी एक गाड़ी थी 46 और 96, वो पहले ही पहुँच चुकी थी। जो घायल व्यक्ति थे उनके लिए अस्पताल पहुँचाया गया और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी पहुंची थी और जो डॉक्टर हम लेके आए थे पेशेंट के लिए, वो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, मौके पर आपने क्या देखा कि किस चीज में एक्सीडेंट हुआ था? रोडवेज बता रहे हैं, वहाँ पर मौके पर हम नहीं थे, बाद में पहुंचे। रोडवेज बता रहे हैं और ऑटो बता रहे हैं। ऑटो का बहुत बेकार तरीके से हादसा हुआ है ये, और ये एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। अच्छा, कितनी उम्रें हैं जो लेकर आए हैं? उम्रें किसी की 25 साल है, किसी 30 साल है और एक तो 50 साल भी, और एक बच्ची भी है। इसमें बच्ची घायल है, बच्ची को भी बता नहीं सकते कैसे क्या है। हाँ, यातायात माह नवंबर 2025 के सफल समापन के अवसर पर आज मंडी पुलिस लाइन अमरोहा में भव्य यातायात माह समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया, क्षेत्र अधिकारी यातायात आदि पुलिसकर्मी एवं सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं, मीडिया एवं पत्रकार बंधु मौजूद रहे। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने यातायात माह के अंतर्गत जनपद में आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, स्कूल में गोष्ठियां, जागरूकता रैलियां, पैम्पलेट वितरण, निबंध, चित्रकला, वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिता तथा हेलमेट एवं सीट बेल्ट जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन भर नहीं है, बल्कि मानव जीवन की रक्षा का एक संकल्प है। कार्यक्रम का संचालन सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्री अनिल कुमार जुग्गा द्वारा किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने विस्तृत रूप से यातायात नियमों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़क पर हर व्यक्ति की सुरक्षा उनकी सावधानी और नियमों के पालन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वाहन दबाव और परिवहन के विस्तार के साथ यातायात अनुशासन आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। यातायात माह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता, चित्रकला, पेंटिंग, क्विज, पोस्टर, वाद विवाद, निबंध व नुक्कड़ नाटक में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कुल 64 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं हेलमेट प्रदान कर सम्मानित भी किया गया है। और साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों एवं उपस्थित पत्रकार बंधुओं को भी हेलमेट एवं सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया था। और साथ ही यातायात माह के दौरान NCC, NHS व 380 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग शिक्षण संस्थानों में यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करते हुए लगभग 58,682 छात्र छात्राओं को यातायात नियमों, संकेतों के प्रति जागरूक किया गया है तथा आमजन हेतु विभिन्न भीड़ भाड़ वाले स्थानों, चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर करीब 1,10,000 व्यक्तियों को जागरूक किया गया है। बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। यहाँ पे 2 बच्चों ने ट्रैफिक अवेयरनेस पे जो स्पीच दी, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आए थे। इसी प्रकार से पूरे माह भर में विभिन्न स्कूल्स में मैंने देखा हमारे स्कूल के बच्चों ने और स्थानीय पुलिस के माध्यम से कार्यक्रम किए गए। इनोवेटिव एक्टिविटीज करी गई। एक कार्यक्रम जो थाना गजरौला में हुआ था, यमराज बन के वहाँ पे लोगों को हेलमेट बांटे गए, वो भी मैंने देखा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। कई लोगों ने उसको सराहा भी। उसका मेन उद्देश्य ये था कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं। आज पुलिस लाइंस में यातायात माह नवंबर का समापन समारोह किया गया था, आयोजित किया गया। इसमें पूरे माह भर में विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, कॉलोनीज, गांव में जाकर यातायात जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिसके क्रम में निबंध कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इसमें कई बच्चों ने और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, साथ ही नागरिकों ने भी इसमें सहयोग किया। आज समापन समारोह में जिन लोगों ने अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया था, उन स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही जो सिटीजन्स थे, जिन लोगों ने हेल्प करी, इसमें उनको सम्मानित किया गया। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, प्रवर्तन की कार्रवाई में अच्छा कार्य किया, उनको भी सम्मानित किया गया। ये यातायात माह नवंबर भले ही समाप्त
आज समापन किया गया हो, किंतु यातायात नियमों का हमें हमेशा पालन करते रहना है। पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इसमें लोगों को लगातार जागरूकता का कार्य एवं साथ ही प्रवर्तन का भी कार्य किया जा रहा है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट जरूर लगाएं। एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है, जिससे न केवल हमारे परिवार को, हमारे समाज को, सबको हानि होती है। तो यातायात नियमों का जरूर पालन। शाहजहांपुर में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अताउर रहमान पहुंचे, जहां उन्होंने एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोला है। अताउर रहमान ने एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि इसके जरिए दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अताउर रहमान आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहाँ पार्टी पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने एसआईआर को लेकर जिले भर के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। अताउर रहमान ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि एसआईआर भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है ताकि विपक्ष के वोटों को बांटा जा सके। उनका कहना है कि बीजेपी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सपा महासचिव ने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जो भी कुछ हुआ उसे उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर दोहराने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि हर बूथ पर निगरानी बढ़ाई जाए और पूरे प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने और साथ ही अपलोड करने की जिम्मेदारी तेज की जाए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना ना हो सके। और साथ ही साथ अताउर रहमान ने साफ कहा कि सपा बीजेपी की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगी। और साथ ही अताउर रहमान ने यह भी दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी और साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में और भारी जीत हासिल कर सके। और साथ ही अब देखना होगा कि एसआईआर को लेकर सियासत और कितना तूल पकड़ती है। देखिए, एसआईआर का जो प्रोग्राम आया है ये पूरी तरह से एक साजिश है विपक्ष के वोट काटने की, खास तौर से दलित समाज, पिछड़ी जातियां और अल्पसंख्यक समाज के वोट काटने की एक साजिश है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। एसआईआर में कराने के लिए पूरी तरह से सब लोग लगे हुए हैं। हर बूथ पे हमारा बीएलए है, हर बूथ पे हमारा बूथ प्रभारी है और हमारे ब्लॉक के भी प्रभारी हैं, ज़िले के भी प्रभारी हैं। सारी टीम हमारी लगी हुई है कि किसी भी तरह से जनता में किसी भी जाति धर्म का हो उसका एसआईआर हो जाए, उसका वोट कटने ना पाए। और आप लोग भी देख रहे हो कि जिस तरह से बिहार के चुनाव में हुआ वो किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में हम और हमारे कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। अभी कृष्ण प्रसाद मौर्य का बयान आया कि बिहार में बड़ी हाथ विपक्ष में जानबूझकर कुछ चीज़ें छिपाना चाहता है, ऐसा इस आरोप के बारे में विपक्ष क्या इसमें छुपाएगा? छुपाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे और वही ये लाए हैं और उनकी साजिश है। हर चुनाव में नए नए हथकंडे आते हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 2024 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, आने वाले दिनों में भी आप देखोगे कि 2027 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर कि हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि किस तरीके से कार्रवाई पहले वोट बनाने को लेकर के एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी फैसिलिटेशन सेंटर खोलने का काम करेगी। कौन से सेंटर? फैसिलिटेट करें लोगों को। नहीं, हमारे यहाँ हमारा हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं और लगातार नज़र रखे हुए हैं। घर घर जाकर लोगों के फॉर्म जो मिले हैं वो फॉर्म भरकर जमा करा रहे हैं, अपलोड करा रहे हैं और डेली की डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। आप कहना कि वोट काटने की साजिश है, तो कौन लोग हैं जो आप ये बताएंगे? मैंने बताया ना, दलित समाज के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनके टारगेट हैं कि किसी इनके वोट बूथ पे काटे जाएं जिससे आसानी से हमें हो जाए 2027 के चुनाव। लेकिन चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटे हुए हैं, एक भी वोट हम लोग छूटने नहीं देंगे।
यातायात माह 2025 के अंतर्गत दिनांक 30 नवंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में गजरौला क्षेत्र अंतर्गत एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व प्रभारी यातायात अमरोहा, चौकी प्रभारी गजरौला, चौपाल यातायात पुलिस तथा थाना पुलिस द्वारा किया गया। यातायात तहत इस अभियान के तहत हसनपुर रोड, धनौरा रोड तथा दिल्ली रोड पर प्राप्त अतिक्रमण संबंधित शिकायतों के आधार पर पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर सड़क किनारे किए गए अस्थायी ठेले, अवैध दुकानें, कब्जे और उन सभी को अनाधिकृत विस्तार तथा यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अवरोधों को हटवाया है और साथ ही कार्रवाई से पूरे पुलिस द्वारा स्थानीय व्यापारियों एवं नागरिकों से स्वयं अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने की अपील भी की गई। इसके बाद सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें, अभियान के दौरान पुलिस टीम ने नागरिकों को जागरूक करते हुए बताया कि सड़क पर अचानक अनावश्यक कब्जा न केवल यातायात को बाधित करता है बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना को भी बढ़ाता है। अतः सभी व्यापारी एवं आमजन नियमों का पालन करें तथा सार्वजनिक मार्गों को हमेशा खुला रखें। पुलिस द्वारा भी यह अवगत कराया गया कि ऐसे अतिक्रमण विरोधी अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाते रहेंगे ताकि क्षेत्र में सुरक्षित, स्वच्छ और साथ ही सुगम यातायात व्यवस्था को निरंतर बनाए रखा जा सके। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नशे पर वार ऑपरेशन प्रहार जारी। अलग अलग जगहों पर छापेमारी में मिले गांजा तस्कर कुल 5023 किलोग्राम गांजे के साथ 9 तस्कर पकड़े गए हैं। गांजे के साथ बिक्री के 1,44,000 रुपए बरामद। नगर के 4 कंधई से, 2 फतनपुर और साथ ही 1 दिलीपपुर से तथा 2 तस्कर धाराएं और साथ ही एसपी दीपक भूगर के नेतृत्व में नशे के सौदागर पर एक्शन हुआ है। एसपी पश्चिमी ब्रजानंद राय ने प्रेस वार्ता कर किया है यह खुलासा। मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री, पसार की रोकथाम के लिए प्रतापगढ़ की पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में कल शाम को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई कि जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे लोग मादक पदार्थ बेच रहे हैं। इस पे तत्काल जनपद की स्पेशल टीम और थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 4 थानों में 9 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इनके पास से करीब 5.023 किलोग्राम अवैध गांजा मिला है और 1,44,153 रुपए बरामद हुए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और इनके स्रोत के संबंध में और जानकारी की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां कफ सिर्फ तस्करी का मास्टरमाइंड भोला जायसवाल कोतवाली से गिरफ्तार। आपको बता दें कि इस खबर सोनभद्र से है, जहां पर कफ सिर्फ तस्करी का मास्टरमाइंड भोला जायसवाल कोलकाता से गिरफ्तार हुआ है। विदेश भागने की फिराक में था ड्रग माफिया आरोपी पिता। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर एसआईटी और एसओजी टीम ने की कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोलकाता और ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय में आवेदन किया है, जिसके बाद अभियुक्त को सोनभद्र लाया जाएगा। सोनभद्र में चेकिंग के दौरान बीते दिनों में कंटेनरों में 1,19,675 कफ सिरप की शीशियां बरामद होने से मामले में भोला प्रसाद जायसवाल का नाम आया था सामने। और साथ ही मामले में कड़ी को जोड़ते हुए गाजियाबाद से संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस को 4 ट्रकों से भारी मात्रा में कफ सिरप और 20 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। और साथ ही आरोपी मिसर्स शैली ट्रेडर्स रांची, झारखंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर कफ सिरप की नकली बिलिंग कर विभिन्न जिलों में अवैध रूप से वितरण कर रहा था। एसआईटी जांच में भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में लगभग 25 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें, फर्जी फर्म मां कृपा मेडिकल और मिसर्स शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल 2024 से 23 अगस्त 2025 तक 7,53,000 शीशियां फेंसेडिल सिरप अवैध रूप से काले बाजार में बेचने का आरोप है। 29 नवंबर 2025 को ड्रग इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने थाना रॉबर्ट्सगंज में बीएनएस और साथ ही एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एक नया अभियोग पंजीकृत कराया है। गंभीर धाराओं के आधार पर सोनभद्र पुलिस की संयुक्त टीम ने भोला प्रसाद जायसवाल को किया गिरफ्तार। आरोपी चंदौली, जौनपुर और साथ ही गाजीपुर में जिलों में वांछित था।
खबर सवाइच पर हरदोई से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य अब किसानों की आजीविका पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सवाइचपुर तहसील क्षेत्र के सेमरझाल गांव निवासी स्थित भूमि पर HG इंफ्रा इंजीनियर और साथी लिमिटेड द्वारा इनायतपुर गांव के किसानों की 128 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि लीज पर ली गई थी, जहां हॉट मिक्स प्लांट लगाया गया था। लेकिन लीज अवधि समाप्त होने के बाद कंपनी के कर्मचारियों मशीनें समेट कर लेकर चले गए थे, जमीन को बर्बाद हालात में छोड़ दिया। किसानों ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान कंपनी ने खेतों में पक्की निर्माण की नींव लगाई थी और साथ ही भारी मशीनें चलाई गई थी। मिट्टी में पत्थर गिट्टी व बजरी भर दी। अब ना खेत समतल बचे हैं और ना ही बोआई लायक बचे हैं और साथ ही उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो चुकी है और खेतों में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। किसानों का कहना है कि यह भूमि हमारे परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी, लेकिन कंपनी ने खेतों को खंडहर बना दिया है। और साथ ही रविवार को इनायतपुर गांव के पीड़ित किसान एकजुट हुए और अपनी समस्या सामने रखी है। किसानों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने एग्रीमेंट में यह वादा किया था कि काम पूरा होने के बाद भूमि को पूर्व स्थिति में कृषि योग्य बनाकर लौटाया जाएगा, लेकिन उन्होंने बिना सुधार कार्य कराए ही साइट खाली कर दी है। और साथ ही साथ किसानों ने प्रशासन से मांग की है कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जमीन को तत्काल समतल कर कृषि योग्य बनाया जाए, मिट्टी में मिले पत्थर गिट्टी की सफाई कराई जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि वर्तमान स्थिति में ना ही रबी बोई जा सकती है और ना ही खरीफ, और जिससे भारी आर्थिक नुकसान तय है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की जाँच कर कंपनी का दायित्व तय करने और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की है। यह मामला स्थानीय स्तर पर गंभीर विवाद रूप लेता जा रहा है और किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन उनकी जमीन बेचने के लिए तत्काल कदम उठाए। और क्या समस्या है? भजन सिंह, समस्या यह है कि जो हमारी जमीन लीज पे ली गई थी, इसमें कुछ शर्तें थी जमीन की। एक एक गिट्टी निकाल के आपकी जो जमीन जैसी थी, किसान है हम, जमीन कर रहे थे, फसल हो रही थी अच्छी, वैसी ही फिर जमीन करके देंगे। मगर इसमें देख लीजिए, आप मौके पे देख लीजिए, इसमें सब फाउंडेशन भी छोड़ दिए, गिट्टी भी छोड़ दी और कहीं कहीं से तो 4-4 फुट मिट्टी उठा ली। ठीक है, अब किसान इसमें फसल कैसे करेगा? तो किसने लीज पर लिए थे जमीन? HD ये क्या कर रहे थे? यहाँ गंगा हाईवे में जो अपना प्लांट लगाना था, इनको लोगों ने ली थी लीज पे, किसानों को बहलाकर फुसलाकर, और 20,000 रुपए सालाना पे ले ली जमीन। तो अब क्या मांग है? अब मांग ये है कि हमारी जो जमीन है, ये जैसी ली वैसी ही इसको बना के दें। जो हमारी इनकी शर्तें थी कि ये हम बिल्कुल चाहे हमें चलना लाना पड़े, छनवा के देंगे, जैसी जमीन है वैसे ही देंगे। इसमें सब में गन्ना की फसल खड़ी हुई थी। गन्ने की फसल भी हम लोगों ने लालच में आके उसे जुतवा दिया। अब ये हम लोगों को पता नहीं था कि ये फाउंडेशन बनाएंगे। इन्होंने पहले बताया कि जो है हम गिट्टी डाल के प्लांट लगेगा, तो छोटों में हम लोग नहीं जानते थे, मिनी प्लांट लगते हैं उसी तरीके से ये अपना लगाएंगे। अब जब एग्रीमेंट हो गया फिर रोक भी नहीं सकते, तो इन्होंने पिलर बनाए, फाउंडेशन बनाए और तमाम इसमें जो है वो किए। उसके बाद में इन्होंने, पहले हमने पता किया है कि जो लोग प्लांट लगाते हैं वो अपनी मिट्टी डालते हैं ज़मीन के ऊपर। जितनी ज़मीन में प्लांट लगाते हैं तो इनके ही कर्मचारियों से पता लगा कि वो लोग अपनी मिट्टी डालते 1 फुट पहले, उसके ऊपर गिट्टी या जो भी काम करते हैं कार्य वो करवाते हैं। लेकिन इन्होंने वो ना मिट्टी डलवाई ना कुछ, ऐसे ही खेत को, खड़ी फसल को नष्ट करके और उसके बाद में पूरा प्लांट गिट्टी मोरंग, और यहाँ तक कि हमारा खेत 3 फुट गहराई, जो जमीन जिसमें गन्ना खड़ा हुआ था वो 3 फीट गहरा करके छोड़ दी। अब बताओ उस जमीन का हम कैसे उसको उपजाऊ कर पाएंगे? कैसे? गिट्टी भरी पड़ी है और इतनी जमीन नीचे हो गई, सारी मिट्टी उठा के कहाँ डाली, जाके क्या किया। अभी भी जब बात हुई तो बोला हम तुम्हारा पूरा बराबर करके देंगे, सही करके देंगे। अब बताओ हम कहाँ से मिट्टी लाएंगे उसे बराबर करने के लिए, जो हम अपनी उपजाऊ मिट्टी डाल के और उसे फिर से फसल कर दें। तो क्या मांग है? मांग क्या, हमारी जैसी जमीन थी वो उस तरीके की जमीन उतनी करके दी जाए।
आपको बता दें अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर कंद सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 नवंबर को रविवार को सहकारिता भवन में भव्य प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के बोर्डों से 10वीं के 55 तथा 12वीं के 45 कुल 100 मेधावी छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा समाज के 50 आर्थिक रूप से कमजोर सिंगल पेरेंट एवं अनाथ बच्चों को 10,000 प्रति छात्र आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। विभिन्न जिलों से आए समाज के बच्चों बच्चियों को बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित सांस्कृतिक लोकगीत, नाटक एवं प्रस्तुतियां दी गई हैं। समिति द्वारा समाज के 35 वरिष्ठ समाज सेवियों, अधिकारियों, शिक्षकों, व्यापारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को शॉल, मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे प्रतिभाशाली युवा धर्मेंद्र सोनकर हॉकी कोच और साथ ही अरविंद सोनकर टेनिस कोच, श्रद्धा सोनकर फुटबॉल कोच एवं सुधांशु सोनकर क्रिकेट प्लेयर को भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्षता कर रहे प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सोनकर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ है। उसके बाद बुद्ध वंदना समाज के वरिष्ठ जन सीताराम सोनकर एवं चंदन सोनकर द्वारा संपन्न हुआ। कान सेवा समिति जो है वो मेरे दिल के बहुत अजीज है और लास्ट टाइम भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ था, बट बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एक पेशेंट की सर्जरी थी और मैं नहीं पहुंच पाई थी और इस बार मैं आई हूँ। बहुत अच्छा लगा और मेरा पूरा समाज, मेरा परिवार यहाँ पे था और अच्छा लगा सभी से मिलकर के। हम लगातार 4 सालों से निरंतर कुल सेवा समिति बच्चों के लिए काम कर रही, गरीब बच्चों के लिए, समाज के क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि बहुत प्रशंसनीय है जिस तरीके से कान सेवा समिति काम कर रही है और समाज के सभी लोग इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करें और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार एक बच्चे की जिम्मेदारी ले, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी ले, उनके परिवार में कोई एक बुजुर्ग हो तो उनकी जिम्मेदारी ले और मुझे लगता है कि इस तरीके से कान सेवा समिति से जुड़े हुए लोग किसी की मदद कर पाएंगे और जुड़े हुए लोग मदद पा भी पाएंगे। अध्यक्ष जी ने आज सोनकर समाज के लिए एक पुस्तकालय की मांग करी है सरकार से ताकि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पुस्तकालय जो है ये बहुत ही एक अहम भूमिका रखता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जिनके बनाए हुए संविधान की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, उनके जीवन में भी किताबों का और पुस्तकालय का उनके लिए पहला होम जो है वो पुस्तकालय रहा है। तो डेफिनेटली सदन में भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी और जहां से भी हो सकेगा हम मांग रखेंगे कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे पुस्तकालय विभिन्न जिलों में जो है बनाए जाए। सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे सोनकर समाज में अभी बहुत सारे कुरीतियां या आप ये कह लीजिए कि शिक्षा का अभाव, जिसके कारण से हमें बहुत जगहों पर अपने बच्चों को प्रमोट नहीं कर पाते हैं और ये एक कान सेवा समिति का जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम अपने समाज के बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा करें, उनके अंदर शिक्षा और कलम की ताकत का एहसास कराएं, जिससे वो आगे बढ़ करके इस पढ़ाई लिखाई के द्वारा, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे खटीक अफसर का बच्चा बन ही नहीं सकता, अफसर बन ही नहीं सकता है, तो हम वो मिथ्या को तोड़ने के लिए ये कान सेवा समिति का गठन हुआ है और हम उन मेधावी छात्रों की जिनके पास पैसे का अभाव है, जिनके माँ बाप वाकई नहीं पढ़ा पाते हैं, ये कान सेवा समिति उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तैयार है कि जब कोई बच्चा जितना भी पढ़ना चाहे उससे ये नहीं पूछना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। हम सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको पढ़ाने के लिए जितना हो सके समाज के द्वारा मदद लेकर के उन्हें पढ़ाने का काम करें। आगे की क्या भूमिका रहेगी आपको? इसके आगे हमारी ये भूमिका है कि ये कान सेवा समिति का जो गांव-गांव और गली-गली जिले में हम लोग इनको जोड़े, क्योंकि बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे समाज में बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ घटना घट जाती है, उन बातों को हम लोग उठा नहीं पाते हैं। तो हमारी कान सेवा समिति अगर जगह जगह एक प्लेटफॉर्म बना करके लोगों को जोड़ेगी तो हम गांव-गांव तक की उनकी मदद करेंगे। सरकार के सामने अपने समाज की कुछ मांगे रखना चाहते हैं? सरकार के सामने कई बार कहा गया कि इस लखनऊ के अंदर हमारे वहाँ बहुत सारे गरीब बच्चियां हैं जो साग सब्जी बेचने का काम करती हैं, जिनका मुख्य पेशा ही साग सब्जी का है, लेकिन वो लोग क्या है कि उनके लिए शादी विवाह के लिए हमारे पास जगह नहीं है
हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई पुस्तकालय नहीं है। कई बार हम लोगों ने मांग की, लेकिन वो शायद हमारे समाज के लोग लामबंद नहीं है, इस कारण से हमारी मांगों को माना नहीं जाता है। और भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लामबंद होकर के अपने बातों को सरकार के सामने रखें, उन्हें अपनी परेशानियों को बताएं, अपने समाज की दुर्दशा को बताएं, जिससे हमें लाभ मिल सके और हम समाज को मुख्य धारा मिले। आज इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में दिव्यांगजन उपायुक्त उत्तर प्रदेश वो उपस्थित थे और प्रमुख वैज्ञानिक आर.के. सोनकर साहब, जो कि हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और शालिनी सोनकर एक समाज सेवी विधायक बाद में है, लेकिन उन्होंने समाज के नाते हमारे इस कार्यक्रम में आने का कबूल किया और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे समाज को दिया। आगाज की इन प्रमुख खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।